आज के क्लास में हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य को। वाक्य हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा है। वाक्य कहते किसको हैं? तो पदों के समुच्चय को, या ये कहें कि पदों के सार्थक समुच्चय को ही वाक्य कहते हैं। शब्द और पद में अर्थ हम शब्द वाले में बताए थे कि यदि अक्षरों का या वर्णों का सार्थक समूह कहीं अकेले है तो उसको शब्द कहेंगे, लेकिन जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। शब्द और पद में फर्क क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, किसको हम वाक्य कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाक्य में एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, यानी अर्थ युक्त होना चाहिए वाक्य। और जैसे हम कहेंगे कि मोहन रोटी पीता है, ये बिल्कुल निरर्थक हो गया, क्योंकि रोटी पीने की चीज नहीं है। तो अगर कहेंगे कि मोहन रोटी पीता है तो यह निरर्थक शब्द हो गए, वाक्य हो गए, इसीलिए यह वाक्य की श्रेणी में नहीं है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वाक्य के भीतर क्या होना चाहिए, ऐसा कौन कौन सा गुण होना चाहिए जिससे वाक्य की सार्थकता सिद्ध हो। अब वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, अर्थात योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ क्या देखे कि वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, उसमें आकांक्षी होनी चाहिए, उसमें आसक्ति होनी चाहिए। ये क्या क्या गुण होते हैं, इसको हम, इसके अतिरिक्त भी कुछ गुण होते हैं तो जो वाक्य के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो वाक्य के सभी तत्वों को हम डिटेल से यहाँ डील कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए सार्थकता क्या होती है। सार्थकता का अर्थ हो गया कि निश्चित अर्थ होता है वाक्य में, यानी वाक्य भावाभिव्यक्ति के लिए सक्षम हो सके, ऐसे पदों के समुच्चय को ही हम वाक्य की श्रेणी में कहेंगे। जैसे यहाँ जैसे बताए हैं कि रोटी क्या है, खाने की चीज है, पीने की चीज नहीं है। कहेंगे कि मोहन रोटी पीता है तो यह निरर्थक हो जाएगा, सार्थकता का इस वाक्य में अभाव होगा। दूसरा होता है तत्व पदक्रम। पदक्रम का अर्थ है कि एक निश्चित क्रम के रूप में वाक्य को रखना पड़ता है। क्रम के अभाव में वाक्य अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जैसे आप कहेंगे कि नदी में नाव है, यह क्रम में है, लेकिन आप इसका विपरीत यदि कह देंगे कि नाव में नदी है, तो बिल्कुल निरर्थक हो गया, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, बस क्रम का अंतर हो जाने से वाक्य जो सार्थक वाक्य था वो निरर्थक वाक्य बन गया, शुद्ध वाक्य बन गया। तो दूसरा जो तत्व है आवश्यक वो होता है पदक्रम। पदों का क्रम, एक निश्चित क्रम में कर्ता क्रिया कर्म जो है एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। तीसरा है योग्यता। योग्यता का अर्थ यह है कि वो जो भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें अनिवार्य ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिससे कुछ भावों का बोध होता हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कलम में लिखने की योग्यता होती है, कलम में चलने की योग्यता नहीं होती। जैसे कहेंगे कि वह कलम से चलता है, या क्या होगा, वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। और वह कहेंगे वह कार से लिखता है, वह बस से लिखता है, यह भी अशुद्ध हो जाएगा। तो एक सार्थक जो वाक्य होना चाहिए उसमें एक आवश्यक योग्यता होनी चाहिए जिससे क्या हो, एक सार्थक भावों का बोध हो सके। ठीक। अगला तत्व होता है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं वाक्य को, या जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं वाक्य को, उनकी जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए। इसमें जिज्ञासा पूर्ण दृष्टिगोचर होना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी को कहें कि हाँ, मोहन कह रहा था कि वह चुप हो जाए,
अब मोहन कह रहा था कि उसकी आकांक्षा हुई और चुप हो जाए तो वाक्य क्या हो गया, आकांक्षा का अभाव हो गया, है ना। तो जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए, हम केवल उनसे तुम कहें तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो चौथा तत्व है आकांक्षा। अभी तक आपने क्या देखा कि वाक्य के जो तत्व हैं उसमें सार्थकता यानी वाक्य सार्थक होनी चाहिए, दूसरा एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, इसको पदक्रम कहते हैं, तीसरा योग्यता होनी चाहिए और चौथा आकांक्षा होनी चाहिए, पाठक की या श्रोता की जिज्ञासा। पांचवा है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है समीपता। हम जैसे मान लीजिए वाक्य में कुछ शब्द को आज कहें, कुछ को कल कहें, कुछ को परसों कहें, तो क्या समझ पाएगा, है ना। तो एक आसक्ति होनी चाहिए, खास अंतराल पर ही, एक खास निकटता के साथ ही पदों को दोहराना चाहिए या पदों को जो है व्यवस्थित करना चाहिए, ये वाक्य में आसक्ति है, ठीक है। छठा तत्व है अन्वय। अन्वय अनु जो एस की संधि से बना अन्वय। अन्वय का अर्थ ये हुआ कि व्याकरण की दृष्टि से जो लिंग है, पुरुष होते हैं, वचन होते हैं, कारक होते हैं, इनका सामंजस्य होना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि लड़के दौड़ता है, यहाँ क्या हुआ, लड़के बहुवचन है, तो यहाँ हम दौड़ना को दौड़ते नहीं बना पाए, इसकी वजह से वाक्य अशुद्ध हो गया। तो यहाँ अन्वय का भी मेल का अभाव हो गया। क्लियर हो गया। छठा तत्व था अन्वय। इस प्रकार वाक्य के ये 6 तत्व हैं। अन्य व्याकरण की पुस्तक में आपको 3 या 4 तत्व मिलेंगे, आपको 6 मैक्सिमम तत्व होते हैं। 6 सभी तत्वों को हम डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं वाक्य के अंग पर। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसको अच्छे से समझें। जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य हो गया। जैसे कहेंगे मोहन पानी पीता है, तो मोहन हो गया उद्देश्य। किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है, तो मोहन हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो हो गया विधेय। जैसे मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, पानी पीता है, तो पानी पीता है हो गया विधेय। अब यह आवश्यक नहीं है, जैसे सीता खाना खाती है, तो सीता हो गया उद्देश्य, खाना खाती है विधेय। अब ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे आप कि सिर्फ एक ही शब्द होगा उद्देश्य, बाकी सभी होंगे विधेय। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कहेंगे कि गंगा, हिमालय से निकलने वाली गंगा भारत की एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, हिमालय से निकलने वाली गंगा के बारे में हम कह रहे हैं। तो हिमालय से निकलने वाली गंगा पूरा हो गया उद्देश्य। और क्या कहा जा रहा है कि भारत की एक पवित्र नदी है, यह हो गया विधेय। क्लियर हो गया। जिसके बारे में कहा जाए, चाहे वो एक शब्द पद का हो या एक से अधिक पदों का हो, वो उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हो गया विधेय, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब हम लोग वाक्य के भेद को समझें। वाक्य को हम 2 तरह से भेद कर सकते हैं, एक रचना के हिसाब से और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। अब इससे पहले हम आपको उपवाक्य समझाते हैं। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का वह अंश, वाक्य का वह हिस्सा जो एक सार्थक अर्थ देता हो, वह उपवाक्य होता है। कि राम ने कहा था कि मोहन बीमार है, तो राम ने कहा था, यह उपवाक्य है। मोहन बीमार है, वह उपवाक्य है। क्लियर हो गया। अब उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक उपवाक्य वो हुआ जिसमें अगर हम उसको वाक्य से अलग भी कर दिए, पृथक भी कर दिए, तो उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, एक अलग वाक्य बन सकता हो।
तो उसको कहते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज इंग्लिश में कहते हैं उसको। लेकिन ऐसा उपवाक्य जिसको यदि वाक्य से पृथक कर दे, कंप्लीट अर्थ नहीं दे पाता है, वह हो गया आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, निर्भर रहता है। अब चूंकि मिश्र वाक्य को समझने में आपको प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य समझना होगा, इसलिए इसको पहले हम डिस्कस किए, फिर आगे भी बताएंगे। सरल वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय। ठीक है, जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन हो गया उद्देश्य, खाना खाता है विधेय, तो यह हो गया सरल वाक्य। इसी ट्रिक से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं, तो मोहन और सोहन उद्देश्य, पढ़ रहे हैं विधेय, तो यह हो गया सरल वाक्य। अब मिश्र वाक्य कहते हैं ऐसे वाक्य को जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। उपवाक्य भी आपको क्लियर किया तो इससे समझ में आ गया आपको। श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। श्याम ने लिखा है, इसको अगर हम अलग भी कर दे जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है कि श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, कि वह कल आ रहा है, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और इस दोनों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़े हुए हैं। यहाँ दो उपवाक्य हैं, श्याम ने लिखा है, वह कल आ रहा है, बीच में समुच्चय बोधक चिन्ह लगे हुए हैं। अब समझ जाइए ये है मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक, तो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य क्लियर हो गया। इसको इंग्लिश में सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस और मिश्र वाक्य को मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त वाक्य, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। इनमें आप समझिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सरल वाक्य और सरल वाक्य, दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हों या अव्यय से जुड़े हों, या एक सरल एक मिश्र वाक्य जुड़े हों, या एक मिश्र एक सरल जुड़े हों, या दो मिश्र जुड़े हों, या दो प्रधान उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों, ये सभी हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। इसमें खास कर आप देखेंगे कि और, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, एवं, ये सब लगे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह लखनऊ गया और साल ले आया, तो वह लखनऊ गया एक सरल वाक्य है, साल ले आया और प्रधान उपवाक्य है, और बीच में और योजक चिन्ह या क्या है कि समुच्चय बोधक चिन्ह जो लगे हुए हैं, यह हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, मोहन खाना खा रहा है और सोहन गाना गा रहा है। यहाँ पे मोहन खाना खा रहा है एक सरल वाक्य, सोहन गाना गा रहा है एक सरल वाक्य, बीच में और लगे हुए हैं समुच्चय बोधक अव्यय, यह हो गए संयुक्त वाक्य। तो आप आसानी से पहचान लेंगे, अगर एक उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य हो आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य, और दो प्रधान उपवाक्य ही हो और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हो, या दो सरल वाक्य हो समुच्चय बोधक से जुड़े हों, या एक सरल एक मिश्र समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों, या एक मिश्र एक सरल समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों, या दो मिश्र समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों, इन सबों को हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। ये हो गया रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सब आप इंग्लिश में भी देखते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सब पढ़ते हैं ना, निगेटिव, बस वही है। सबसे पहला जो 8 प्रकार है उसमें पहला है विधिवाचक वाक्य। विधि का मतलब जिससे किसी बात के कार्य करने का बोध होता, जैसे तुम जा रहे हो, वह खाना खा रहा है, किसी कार्य के करने का बोध होगा, ये हो गया विधिवाचक वाक्य। ठीक है, विधिवाचक वाक्य अक्सर यूज करते हैं। अब है निषेधवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के न होने का या इनकार किए जाने का
या न करने का बोध होता हो, निषेधवाचक, निगेटिव सेंटेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है विधिवाचक, राम नहीं पढ़ता है हो गया निषेधवाचक। ठीक, अब आते हैं विस्मयवाचक। विस्मयवाचक यानी जिन वाक्य से विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है वैसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अरे वाक्य उत्तीर्ण हो गया, यहाँ क्या है, अरे विस्मयवाचक। आहा कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ आहा क्या हो गया, विस्मयवाचक शब्द है। तो ये वाक्य ही हो गया विस्मयवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें आश्चर्य का बोध होगा। संदेहवाचक वाक्य हो गया वैसे वाक्य जिनके होने का संदेह या भ्रम, जैसे अब वह आ चुका होगा। अब वह आ चुका होगा हम कंफर्म नहीं किया गया है, आ चुका होगा, हम संदेह ही प्रकट कर रहे हैं कि वो पहुंच गया होगा, तो संदेहवाचक वाक्य। महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, हम संदेह प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो गया संदेहवाचक वाक्य। सिंपल है, आप बस उसके भाव को पकड़ के, उसके अर्थ को पकड़ के आप बता सकते हैं किस प्रकार का वाक्य है, सिर्फ आपको टर्म समझ के रहना है। अब इच्छावाचक वाक्य है ना, ऐसे वाक्य जिनसे किसी इच्छा या कामना का बोध होता है। ठीक है, सबको सब तरह की इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए ईश्वर आपकी आपकी यात्रा सफल करे, यहाँ क्या कामना कर रहे हैं कि आप सफल हो, आप जीवन में उन्नति करें, हम कामना कर रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, कामना करें, है ना। ठीक है, जैसे मुझे मीठा आम मिल जाता, ठीक है, या इच्छा हो रही है, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अब आते हैं संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संकेत या इशारे का बोध होता है ना। जैसे ये करेंगे तो वो होगा, जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो क्या है, हम संकेत है कि ये होगा तभी वो होगा, तो ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता हो, जैसे आपका नाम क्या है, तो आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या पढ़ती हो, ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो वाक्य के ये 8 भेद क्लियर हो गया। विधिवाचक जिससे सामान्य कार्य का बोध होता हो, निषेधवाचक जिससे कार्य के नहीं करने का बोध होता हो, विस्मयवाचक जिससे दुख, आश्चर्य, भय का बोध होता हो। ठीक है, संदेहवाचक जिससे कार्य के होने में संदेह का बोध होता हो, इच्छावाचक जिससे कामना या इच्छा का बोध होता हो, संकेतवाचक जिससे संकेत या इशारे का बोध होता हो, प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो। उसके हिसाब से इसके अर्थ के आधार पर इसके भेद बनाए गए। उपवाक्य आपको बता ही दिए हैं कि जिन क्रियापद युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उसे उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह कहता, यदि मैं पढ़ता, ये सब उपवाक्य है। वाक्य के भेद भी बताएं कि 2 उपवाक्य होते हैं, प्रधान एक आश्रित। प्रधान को यदि वाक्य से पृथक भी कर देंगे तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। आश्रित ऐसे उपवाक्य हैं जो पूर्ण अर्थ नहीं दे पाते हैं। जैसे यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं, यदि सोहन आ जाए, ठीक है, तो इसके उसके साथ चलूं, ये तो प्रधान उपवाक्य है, इसको अलग भी कर देंगे तो इसका अर्थ निकल आए, यदि सोहन आ जाए, इसके बाद तो कुछ होना चाहिए, तो यह आश्रित है, इस पर डिपेंड है, तो यह हो गया कि आश्रित उपवाक्य, तो इसमें समुच्चय बोधक चिन्ह लगे। ठीक है, अब इसके भी भेद होते हैं 4 तरह के। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य हो गया ऐसा उपवाक्य जिससे संज्ञा का बोध होता हो, विशेषण से विशेषण का बोध होता हो, क्रिया का क्रिया से बोध होता हो। ठीक है, अब इसकी पहचान भी आप कर सकते हैं कि संज्ञा से जिसका आरंभ होता हो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण से जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण से जिसका जब, जहां, जैसे, तैसे, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अब है कि वाक्य का रूपांतर क्या होता है, तो वाक्य का रूपांतर होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना, है ना, उसकी संरचना में परिवर्तन कर देना ही वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि सरल वाक्य है और उसको हम संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर दिए,
जैसे मान लिखेंगे राम खाना खाकर विद्यालय गया, तो राम खाना खाकर विद्यालय गया ये तो साधारण वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है। और अर्थ वही रह गया, राम खाना खाकर विद्यालय गया। अगर इसको हम कहें कि राम खाना खाया और वह विद्यालय गया, क्या उसका अर्थ बदल गया? नहीं, अर्थ वही है, सिर्फ फॉर्म बदल गया। राम खाना खाया, यह हो गया साधारण वाक्य। वह विद्यालय गया, वह भी हो गया साधारण वाक्य। और इसमें समुच्चय बोधक अवयव जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अब यह बन गया संयुक्त वाक्य। तो बिना अर्थ बदले हुए उसकी संरचना में परिवर्तन करने की क्रिया ही वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। बस ध्यान यही रखना है कि उसका अर्थ नहीं बदल जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लड़के ने अपना दोष मान लिया, ये सरल वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना था, लड़के ने माना कि उसका दोष है। यहाँ देखिए, इसे पकड़ लेंगे कि जो है समुच्चय बोधक अवयव है, लड़के ने माना, दोष उसका है। लड़के ने माना, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, दोष उसका है, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। दोनों जो है आपस में मिले। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर हम सरल से संयुक्त बनाना चाहें, पैसा साध्य न होकर साधन है, पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है, या किंतु से ये संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सरल से संयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त से भी आप सरल बना सकते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसे आप बना सकते हैं कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ये साधारण वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, संयुक्त वाक्य है। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य से भी आप सरल वाक्य में बना सकते हैं। जैसे जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, मिश्र वाक्य हो गया, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। और मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजा, ये सरल वाक्य हो गया। यदि पानी न बरसा तो सूखा हो पड़ जाएगा, मिश्र वाक्य हो गया। और इसका सरल वाक्य हो गया, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, यह सरल वाक्य हो गया, ठीक। तो मिश्र को भी सरल बना सकते हैं, मिश्र को भी आप संयुक्त में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, मिश्र वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, वह स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके गांव के निकट था, और के साथ जुड़ गया, संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। इस तरह से आप संयुक्त को भी सरल मिश्र बना सकते हैं, ठीक है। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, संयुक्त वाक्य है। यदि काम पूरी नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, मिश्र वाक्य हो गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जैसे विधानवाचक, विधिवाचक वाक्य को निषेधवाचक में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके अर्थ को बदल देंगे, अर्थ को नहीं बदलना है रूपांतरण में, ठीक है। जैसे यह प्रस्ताव सभी को मान्य है, मतलब सभी इस प्रस्ताव को मानेंगे, इसके अर्थ पर गौर कीजिए। इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं, कोई नहीं है, नहीं लगा दिए तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। लेकिन इस प्रस्ताव के विरोधाभास में, मतलब नहीं मानने वाले कोई नहीं, यानी सबको मान्य है, तो हम उसी को हम निषेधवाचक में बना दिए, लेकिन अर्थ वही है जो विधानवाचक में था। अगला देखिए इसी का, तुम असफल हो जाओगे, यह विधानवाचक वाक्य है। लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे, नहीं जुड़ गया, निषेधवाचक हो गया। लेकिन सफल नहीं हो पाओगे मतलब असफल हो जाओगे, मतलब तो वही है, अर्थ तो वही है। तो अर्थ बिना बदले हुए हम इसके फॉर्म में सिर्फ चेंजिंग कर देना ही कहलाता है वाक्यों का रूपांतरण, ठीक है। निश्चयवाचक से आप प्रश्नवाचक बना सकते हैं। जैसे आपका भाई यहाँ नहीं है, आपका भाई कहाँ है ना, अर्थ वही है, क्या हुआ, उसका अर्थ बदल गया। इस तरह से अब विस्मयवाचक वाक्य से विधानवाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाह कितना सुंदर नगर है, अब बहुत ही सुंदर नगर है, दोनों का अर्थ वही है। क्या हुआ, पहला जो था वाह कितना सुंदर नगर है, यह विस्मयादि बोधक था, वाक्य की रचना विस्मयादि बोधक के रूप में थी। और यहाँ हो गया बहुत ही सुंदर नगर है, यह विधानवाचक के रूप में हो गया। इस प्रकार वाक्यों का रूपांतरण कर सकते हैं, जो प्रत्येक एग्जाम्स में जो यहाँ हिंदी होता है, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और साथ ही पैरामेडिकल और अन्य सभी
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए जो भाषा की परीक्षा होती है सभी में वाक्य पे प्रश्न होते ही हैं, इसका विशेष ध्यान दे लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम्स होगा किसी टॉपिक को नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में निश्चित डालेंगे। अगले क्लास में फिर निश्चित तौर पे कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे।